नमस्कार, शालोम। आप सभी लोगों का शालोम कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। पढ़ रहे हैं अपन लोग प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज में हम लोगों ने सिंधु सभ्यता को शुरू किया था। एक बात है आप लोगों से कहनी है, इस चैनल को मैक्सिमम लोगों से सब्सक्राइब आप करवा सकते हैं, तो कोशिश करके करवाइए। इस चीज़ में आलस मत कीजिए, करवा लेंगे कोई नहीं चीज़, थोड़ी सी कोशिश करके चैनल को मोर देन लोगों से सब्सक्राइब करवाना है, शेयर करना है वीडियो पर आपको पसंद आता है। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों को कंटिन्यू लगातार पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए और इन नोट्स में से आपको सवाल 100% मिलेंगे। जैसे हड़प्पा कंप्लीट होगा उसके बाद अपन एक प्रश्नों की सीरीज रखेंगे हाथों हाथ, और वो वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। अपन लोग पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो हमारे पास में हमने कुछ चीज़ें देख ली थी। आज हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा क्षेत्र की। ठीक है, तो थोड़ा आराम से इत्मीनान से चीज़ें करेंगे और कोशिश करेंगे कोई फैक्ट रह नहीं जाए। फिर भी अगर कोई फैक्ट रह जाता है मैं आपका स्वागत करती हूँ, कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैंने आपको कल कुछ बातें बताई, 1826 बताया, और उसमें मैंने बताया कि चार्ल्स मैसन नाम का एक व्यक्ति था, और चार्ल्स मैसन ने यहाँ पर सबसे पहले आकर के इन चीज़ों को देखा और उसने कहा कि यहाँ पर हो सकता है कोई बड़ी सभ्यता खड़ी। उसकी बात किसी व्यक्ति ने खास सुनी नहीं। फिर 1853 से लेकर के बाद में कलिंगम, ये मैंने आपको बता दिया। 1921 में दयाराम साहनी आता है, वो यहाँ पर उत्खनन का काम शुरू करते हैं। 1921 ईयर याद रख लेना। 1921 में कौन उत्खनन करते हैं? दयाराम साहनी। ठीक है, 1921 के उत्खनन के बाद में 1926 में माधव स्वरूप वत्स आता है। माधव स्वरूप वत्स, देखो आप लोग को याद हो तो मैंने आपको जब सभ्यता पढ़ा रही थी और उसमें समय है तो माधव स्वरूप वत्स का समय बताया था, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। 3500 से उसके आसपास था। ठीक है, उसके बाद में मार्टिमम व्हीलर, ये व्हीलर, इन लोगों ने यहाँ पर आकर के हड़प्पा सभ्यता का समय समय पर उत्खनन का काम शुरू किया। लगभग 1940 के आसपास ये काम शुरू हो गया। ठीक है, ये स्थान कहाँ पर? हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में स्थान कहाँ पर? स्थान की अपन बात करते हैं तो ये स्थान आपका पड़ता है पाकिस्तान में वर्तमान में। ठीक है, पाकिस्तान में मोंटगोमरी एक जिला है, और वर्तमान में ये शाहीवाल जिले में पड़ता है। वर्तमान में कौन से जिले में पड़ता है? शाहीवाल। जैसे अपन लोग राजस्थान पड़ता है तो पहले प्रतापगढ़ जिला नहीं था, प्रतापगढ़ जिला बाद में बना है। तो प्रतापगढ़ जिले की जो चीजें थी वो पहले कौन से जिले में गया? तो चित्तौड़ में काउंट होती थी। ठीक है, इस तरीके से पहले कौन सा जिला था? मोंटगोमरी, और वर्तमान में हड़प्पा कहाँ पड़ता है? शाहीवाल जिले। एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है रावी। सिंधु के बाद झेलम, झेलम के बाद चिनाब, चिनाब के बाद रावी। रावी नदी जो है, क्रम है नदी का। तो रावी नदी के बाईं तरफ इस सभ्यता के अवशेष मिले। नदी का बायां दायां कैसे मानते हैं? जैसे मान के चलिए कि कोई नदी बह रही है और इस नदी के पानी का बहाव इधर है। ठीक है, तो जिस तरफ नदी बह रही है उस तरफ आप प्रतीकात्मक रूप से अपना मुंह मान लीजिए, फेस मान लीजिए। तो आपका हाथ दाया नदी का दाया, आपका हाथ बाया नदी का बाया। मेट्रो में भी ऐसे होता है। मेट्रो जब सुरंग में से चल रही होती है, आपको पता नहीं होता, वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है कि दरवाजे लेफ्ट हैंड साइड खुलेंगे, अब आपको पता ही नहीं चलता। तो बिल्कुल जैसे मेट्रो जिस तरफ जा रही है उस तरफ थोड़ी देर के लिए आप अपना फेस मान लीजिए। तो जिधर आपका राइट हैंड साइड है उधर राइट हैंड साइड मेट्रो को माना जाएगा, और जिधर लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड मेट्रो का माना। आपके हाथ का बस आप जिस तरफ वो रन कर रहे उस तरफ अपना फेस करके खड़े हो जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर रावी नदी है और रावी नदी के बाएं तट पर ये सभ्यता बसी है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ यहीं पर। इस सभ्यता का जो साम्य है ऋग्वेद में हरियूपिया से माना है। ऋग्वेद में एक शब्द आया हरियूपिया, और ऐसा माना गया है कि ये जो शब्द है इसकी साम्यता किससे बनाई गई है? हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो ये आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। और हड़प्पा सभ्यता की जब आगे बात करते हैं तो इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट। ठीक है, और अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की अन्य चीजों की। भारत में नदियों का क्रम आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक आसान सी ट्रिक है, सभी लोगों को ऐसे पता होगा, इतनी कठिन भी नहीं है।
सिंधु और सिंधु के बाद झेलम, ठीक है। ये सिंधु नदी, ये झेलम, ये चिनाब, ये रावी और ये व्यास, यहाँ से जाती है सतलज, ठीक है। रावी और व्यास तो भारत में मिल जाती है, ठीक है। ये रावी, व्यास और फिर ये सतलज में मिलके जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पाकिस्तान, ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान का पड़ता है, मैंने कई बार बता दिया। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है तो ये यहाँ पर ये रावी नदी जब आगे चलती है और यहाँ पर बाईं तरफ ये अपनी सभ्यता पड़ती है। मान के चलो ये रावी नदी है और इस रावी नदी के बाईं तरफ ये सभ्यता बसी हुई है, ठीक है। अब इसमें दो बातें हैं, इस सभ्यता का जो विभाजन है वो मुख्य रूप से दो भागों में, पर बीच में दीवार ऐसे अलग से इनको क्लासिफाई नहीं करती। जो पश्चिमी भाग है, ये पश्चिमी भाग हो गया, ये दुर्गीकृत भाग है। कैसा भाग है? दुर्गीकृत। और ये इसको नगर भाग भी बोल देते हैं या सामान्य भाग भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जो पश्चिमी भाग है वो दुर्गीकृत है, सामान्य भाग है इधर की तरफ। जो दुर्गीकृत भाग है उसमें, उस भाग में एक दुर्ग बना हुआ है, थोड़ा ऊंचा है, टीले पर बना हुआ है और इसके चारों तरफ दुर्ग की प्राचीर बनी हुई है, ऊंची दीवार बनी हुई है। ऊंची दीवार बनने से क्लियर हो जाता है कि या तो यहाँ पर कोई शासक वर्ग रहता होगा या ऐसे राज व्यवस्था को करने संभालने वाला कोई वर्ग यहाँ पर रहता होगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये दो अलग अलग क्षेत्रों में बनी हुई सभ्यता थी, ठीक है। अब इस सभ्यता में बहुत सारे अवशेष हमको मिलते चले, ठीक है। एक क्रम से मैं इनको पॉइंट्स करके लिखते जाऊंगी और आप उसे समझते जाना, ठीक है। अच्छा, एक चीज देख लेते हैं, कब्र मिली है, कब्र मिली है। जो कब्र मिली है उनमें जो सिर है वो उत्तर की तरफ है और जो धड़ है वो दक्षिण की तरफ है। ऐसे 57 शव मिले, 57। कितने शव मिले? 57। लेकिन इस कब्र का नाम दिया गया R37। बस ये ध्यान रखना, कब्र का नाम है R37 और शव कितने मिले हैं? 57। तो 57 शव मिले हैं और कब्र का नाम क्या है? R37। एक फैक्ट मैं यही बता देती हूँ, फिर आप आगे देखें। इन 57 शवों में से 12 शव ऐसे हैं जिनके साथ में कांसे का दर्पण मिला है। कितने शव? 57 में से 12 ऐसे हैं जिनके साथ किस चीज का दर्पण मिला है? कांसे का, ठीक है। और बाकी कुछ शव ऐसे हैं जिनके साथ में सीप की कुछ चीजें मिली हैं, चम्मच मिली हैं, अन्य चीजें मिली। तो यहाँ पर ये माना जा सकता है कि जो शव के साथ में चीजें मिली है संभवतः पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास करते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता इस तरीके से बसी हुई थी, रावी नदी यहाँ से बह रही है, पानी की व्यवस्था यहाँ से थी, ठीक है। ईंटें पक्की प्रयोग में होंगी यहाँ पर, सब जगह नहीं लेकिन मैक्सिमम स्थानों पर कैसी ईंटें प्रयोग में ली जाएंगी? पक्की हुई। कच्ची ईंटें कालीबंगा में प्रयोग में ली जाती है, यहाँ पर पक्की। तो अब अपन एक बार पॉइंट्स सारे लिख लेते हैं और उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट अपन लिखते हैं, हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन सी चीजें मिली है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देते हैं, एक धड़ मिला, एक पुरुष का, यहाँ पर पुरुष आकृति का क्या मिला है? धड़। जो धड़ मिला है वो उसके गले में और सिर में एक छेद है, जो एक धड़ मिला है पत्थर का, इसमें छेद, पत्थर का क्या मिला है? एक धड़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक यहाँ पर एक जो शव मिला है उस शव में जो हड्डियां मिली हैं सिर में और गले में छेद है। इससे हमें क्या पता चलता है कि ऐसे यहाँ पर हो सकता है या तो उस व्यक्ति की हत्या की हुई गले में या किसी तरीके से, या कुछ सर्जरी का काम किया गया। तीसरी बात, यहाँ पर मुद्राएं प्राप्त हुई है, मुद्राएं यानी कि कॉइन प्राप्त हुए हैं। अब आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? तुलना करनी है। जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है, सर्वाधिक मोहरें तो मोहनजोदड़ो से मिली है। या अपन मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे, दोबारा रिपीट हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें तो मोहनजोदड़ो से मिली है, लेकिन लेखयुक्त मोहरें जिनमें कुछ लिखा हुआ है, लेख युक्त मोहरें जिन पर कुछ लिखा हुआ है, वो सर्वाधिक हड़प्पा सभ्यता से मिली, ठीक है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना। एक तांबे का फुट्टा मिला है, तांबे का स्केल, तांबे का स्केल यानी कि फुट्टा मिला है, ठीक है।
ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। एक मूर्ति मिली है, महिला की है, और इस मूर्ति है, मुद्रा पर अंकन है, एक मुद्रा पर अंकन मिला है महिला का, जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? उर्वरता, फर्टिलाइजेशन की देवी शायद इस मूर्ति का प्रतीक हुई। ये जो मुद्रा है, इस मुद्रा के पीछे वाले हिस्से पर, जैसे मान के चले इधर की तरफ यहाँ पर बनी हुई है ये मूर्ति, और इधर की तरफ पीछे वाली तरफ में एक पुरुष है, और उस पुरुष के हाथ में हंसिया है। हंसिया फसल काटने के जो काम आता है, और उसी जगह कुछ महिलाएं ऐसे मतलब यूं शांति से हाथ जोड़ के बैठे हैं, जैसे कुछ प्रार्थना कर रहे हो, विनती की मुद्रा में। कुछ महिलाओं का उकेरी हुई है, और वो कैसी मुद्रा में है? विनती की मुद्रा में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो मुद्राएं और ये चीजें मिली, उन पे कुछ आकृतियां बनी हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आता है, कैसी आकृतियां बनी हुई है? वृत्ताकार यानी कि ज्यामिति की आकृतियां बनी हुई है, ज्यामिति की आकृतियां बनी हुई है। एक ये ध्यान रखना आप, ज्यामिति की आकृतियां। दूसरा, मोर की आकृति बनी हुई है, मोर की आकृति बनी हुई है। ठीक है, इसी में पहाड़ की आकृति भी बनी हुई है। अच्छा, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देते हो, पहाड़ की आकृति भी बनी हुई है, पहाड़ की आकृति मुद्राओं पर बनी हुई है, पहाड़ की आकृति। अंगूठे का निशान, अंगूठे की निशान और मुद्रा पर जो पेंटिंग है वो भी यहाँ पर बनी हुई है। स्क्रीनशॉट लो आप जल्दी से, फिर अपन। अच्छा, एक चीज और, सींग जैसे मुद्राओं के आकार भी यहाँ पर बने हुए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गई इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो क्षेत्र है कितनी दूरी में बसा हुआ है, एक बार ये देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण कितना है और पूर्व से पश्चिम कितना है। तो ये स्थान हड़प्पा का लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र में बसा हुआ है। काफी दूरी होती है 5 किलोमीटर क्षेत्र में बसा हुआ। आज तो आपको कम लग रहा है, लेकिन उस समय संख्या इतनी, लोग इतने होते थे। दूसरी बात, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो ऊंचाई होती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, वो 420 मीटर है। लगभग कितनी है? 420 मीटर। पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ जो लंबाई है वो 196 मीटर है। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ 420 मीटर और पूर्व से पश्चिम की तरफ 196 मीटर। ठीक है, अब देखिए, ये जो सभ्यता मैंने आपको बताई, मान लीजिए सभ्यता है, ये पश्चिमी भाग है और ये पूर्वी भाग। जो पश्चिमी भाग है वो एक टीले पर ऊंचाई पर बना हुआ है। इस टीले को AB माउंट AB नाम दिया। या ध्यान रखना, विशेष रूप से कुछ चीजों को हम लोगों ने नाम दिया है। तो एक माउंट AB क्या दिया गया, इसके पश्चिमी भाग के टीले को क्या नाम दिया गया? माउंट AB। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक और टीला आएगा जिसे हम F टीला नाम देंगे। पहले इसको देखते हैं। जो दुर्गीकृत नगर है, दुर्गीकृत यानी कि जहां पर दुर्ग बना हुआ, उसे माउंट AB नाम दिया गया है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, इस चीज को जल्दी से लिख लेना। और जो दुर्गीकृत नगर है उसकी जो ऊंचाई है वो 12 मीटर संभवतः रही होगी। कितनी मीटर रही होगी? लगभग संभवतः 12 मीटर। ऐसा मतलब टीला बना हुआ है 12 मीटर ऊंचाई का, उस टीले पर ही दुर्गीकृत नगर संभवतः आपका बना हुआ है। ठीक है, इस जो नगर के पास में दुर्गीकृत नगर है, जैसे मान के चलो ये सभ्यता है आपकी, और इस सभ्यता में पश्चिमी भाग है दुर्गीकृत, इसके उत्तर में दुर्गीकृत नगर के कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में एक और टीला बना हुआ है।
इस टीले को नाम दिया गया एफ टीला, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। नगर, जो दुर्गीकृत नगर है, उसके उत्तर में एक और टीला बना हुआ है, एक अन्य टीला बना हुआ है जिसे एफ टीला नाम दिया गया है, एफ टीला नाम दिया गया है। ये जो एफ टीला है, इस एफ टीले की ऊंचाई है 6 मीटर। एफ टीले की ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर। संभव है, देखो वैसे कंफर्म कुछ भी नहीं है, ये 6 मीटर, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्लियर है? एफ टीले की ऊंचाई कितनी बताइए? 6 मीटर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एफ टीला। कैसे इंपॉर्टेंट है? ये जो एफ टीला है, इस एफ टीले के पास 6 पंक्तियों के कुछ जगह बनी हुई है और उन जगहों को ऐसा माना गया है कि ये यहाँ के क्या रहे होंगे? अन्नागार, ठीक है। अन्नागार मिले हैं एफ टीले के पास में और उनकी संख्या कितनी है? 6 और 6 12, इक्वल 6 इधर और 6 इधर, ठीक है। और इन्हें एफ टीले के पास में बने हुए है, ठीक है, 3 पंक्तियों में। और इनका जो आकार है, यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, एफ टीले के पास में बना हुआ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एफ टीले के पास में बने हुए और इस जो पंक्तियां हैं, इनका आकार जो है, आकार वो इम्पोर्टेंट है। आकार पूछा जा सकता है कभी कभी। आकार आपका 50 बाई 20 का आकार है, ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। एफ टीले के पास में जो अन्नागार बने हुए उनका आकार कैसा है? 50 बाई 20 का। अब एक इम्पॉर्टेंट तथ्य और है, ये अन्नागार है, यहीं पर आप नोट डाउन करके रखना। हमारे यहाँ पर आजादी के बाद में जब लोथल और इस क्षेत्रों पर उत्खनन होता है तो लोथल में एक गोदीवाड़ा बनता है, गोदीवाड़ा बंदरगाह को बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि भारत में वर्तमान में या टोटल सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी क्षेत्र प्राप्त हुए उनमें लोथल के बाद यहाँ के अन्नागार है, यहाँ के अन्नागार आकार के अनुसार दूसरे स्थान पर वृहद निर्माण क्षेत्र। लोथल के बाद यहाँ के अन्नागार आकार के अनुसार दूसरे सबसे बड़े निर्माण के अवशेष, ठीक है, ये आप इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो हमने 2 जगह तुलना करी, एक तुलना हमने किससे करी? मोहनजोदड़ो से। उसमें हमने क्या तुलना करी? पहली तुलना ये करी कि सबसे ज्यादा लेख युक्त मोहरें तो यहाँ से मिली है, लेकिन सर्वाधिक मोहरें हमको कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्माण कहाँ से मिला है? लोथल से, जो गोदीवाड़ा है। दूसरे नंबर का निर्माण का क्षेत्र कहाँ से मिला? अवशेष कहाँ से मिला? जो मिला आपको यहाँ का अन्नागार। यहाँ का जो क्षेत्रफल है, इस जगह का क्षेत्रफल 2745 वर्ग मीटर। ये देख लेना, टोटल जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्र का वो लगभग इतना आपका पड़ता है, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो है श्रमिक आवास। माना गया है कि यहाँ पर क्या है? श्रमिक आवास, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हेडिंग लिखो आप श्रमिक आवास, ठीक है। यहाँ से हड़प्पा संस्कृति से श्रमिक आवास के अवशेष मिले, श्रमिक आवास के अवशेष मिले, ठीक है। ऐसा माना गया है कि श्रमिकों का घर रहा होगा, यहाँ पर श्रमिक काम करते होंगे और वो लोग यहाँ पे रहते होंगे। कैसे मिले? टोटल 15 घर मिले। कितने मिले? टोटल 15, ठीक है। तो जो उत्तर की तरफ एक पंक्ति है उसमें है और दक्षिण की तरफ एक पंक्ति है उसमें। उत्तर की तरफ पंक्ति में 8 घर मिले और दक्षिण की तरफ पंक्ति में 7 घर मिले। 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर वृत्ताकार चबूतरे मिले, वृत्ताकार
चबूतरे मिले। वृत्ताकार तो आप समझते हो, ऐसे वृत्त जैसे। अब चबूतरों में खास बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, श्रमिक आवास में एक चीज और देखना, मोहनजोदड़ो की तरह यहाँ पर कुएं का अवशेष इस श्रमिक आवास में नहीं मिला है। ये ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो की तरह यहाँ पर कुएं का अवशेष इस श्रमिक आवास के पास नहीं, मतलब मोहनजोदड़ो में मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब वृत्ताकार चबूतरे मिले, ठीक है। इन चबूतरों की खास बात क्या है, ईंटों को, जैसे अपन ने कभी गार्डनिंग की हो या अपन घर में कभी ईंटें लगाते हैं तो ऐसे ईंट लगाई जाती है, उसके बाद दूसरी, तो इस तरीके से ईंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ईंटें ऐसे नहीं सीधी, चिनाई में ईंटें ऐसे लगती है, उसके बाद में इस तरीके से यहाँ पर ईंटें, वृत्ताकार चबूतरों पर ईंटें इस प्रकार से लगाई गई, ठीक है। ये जो वृत्ताकार चबूतरों पर ईंटें लगाई है, बीच में यहाँ पर एक ओखली बनी हुई है, और ये जो ओखली है ये अनाज कूटने के काम आती है, संभव है, जैसे धान में से चावल निकाला जाता है, जौ में से उसको साफ करके निकालते हैं, तो ये शायद कूटने का काम करती है। इससे यहाँ पर ये जो अवशेष मिले हैं, कौन सा अवशेष मिला है फसल का, गेहूं का मिला है, जौ का मिला है, धान की भूसी मिली है, ठीक है। धान का सीधा सीधा अवशेष नहीं मिला, धान की क्या मिली है, भूसी, ये ध्यान रखना। तो गेहूं, जौ, धान, इनकी वो राख के अवशेष मिले, जले हुए, राख के क्या मिले हैं, अवशेष, जले हुए मिले, पूरे तरीके से वैसे वाले नहीं मिले, ठीक है। तो श्रमिक अवशेष, श्रमिक आवास के अवशेष मिले हैं, 15 घर है, उत्तर की तरफ 8 है और दक्षिण की तरफ 7, ये उल्टा होता है, ठीक है। उत्तर की तरफ 7 है और दक्षिण की तरफ कितने हैं, 8, ऐसे आता है, ठीक है, 7, 8, 9, ठीक है। कुएं नहीं मिले, इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाओ और पढ़ते जाओ। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मुद्राओं पे कुछ आकृतियां होंगी, इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आता है, ठीक है। आकृतियों में एक चीज देखना, एक मुद्रा है तो मछुआरे का, मछुआरा तो आप जानते हो, मछुआरे का चित्र मिला है, मछुआरे का क्या मिला है, एक चित्र, ठीक है। दूसरा, शंख का बना हुआ बैल मिला है, शंख का बना हुआ बैल मिला है, ठीक है। एक मुद्रा और मिली है, उस मुद्रा पर, ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा गया, दोबारा भी आ सकता है। इस मुद्रा पर एक गरुड़ बना हुआ है जिसने सांप को अपने पंजे में दबा रखा है, ठीक है। एक सील है, सील मुद्रा, गरुड़ के पंजे में सांप, पंजे में सांप का चित्र बना हुआ है, सांप का चित्र बना हुआ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप ध्यान रखना। एक पीतल की इक्का गाड़ी मिली है, पीतल की इक्का गाड़ी मिली है, और ये जो गाड़ी मिली इस पर एक टोप भी बना हुआ है, ठीक है। ये सारे के सारे फोटो आप लोग साइट पे जाओगे आपको मिल सकता है, बहुत आसानी से दिख जाएंगी, ऐसी कोई खास बात नहीं, ठीक है। उसके बाद एक खरगोश का चित्र मिला है, खरगोश का चित्र मिला है। एक जगह से गधे के चित्र, गधे का चित्र मिला है, ठीक है। एक जगह से बकरे की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं, बकरे की खोपड़ी के अवशेष मिले, बकरे की खोपड़ी के अवशेष आपको प्राप्त हुए, ठीक है। एक चीज और है, यहाँ से ये सारी चीजें मिली हैं। एक सलेटी रंग का एक मूर्ति मिली है, सलेटी रंग की है, पत्थर की, सलेटी चूना पत्थर की मूर्ति मिली है। ये जो सलेटी चूना पत्थर की मूर्ति मिली है, इसकी तुलना नटराज या शिव उनसे की गई है, जो नटराज के शिव है उनसे की गई है, ठीक है। ये नटराज और शिव इंपॉर्टेंट है, अपन पढ़ेंगे जब दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें नटराज के शिव को अपना चिन्ह बनाया गया है, ठीक है। नटराज के शिव तांडव के प्रतीक माने जाता है। बहुत सारे घरों में कई बार ऐसा होता है कि नटराज की जो मूर्ति होती है उसको शुभ नहीं माना जाता, ये युद्ध का प्रतीक है या झगड़े का प्रतीक उसे माना जाता है। बाकी तथ्य कितना सही है ये मैं इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं जानती, हो सकता है सही हो सकता है गलत, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी की सारी चीजें हो गई। अब मूर्तियां मिली है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, पुरुषों की मूर्तियां भी मिली है, महिलाओं की मूर्तियां भी मिली है, लेकिन आप मोहनजोदड़ो से तुलना करके देखें तो पुरुष मूर्तियां यहाँ से ज्यादा मिली है,
पुरुष मूर्तियां यहाँ से ज्यादा मिले, जबकि मोहनजोदड़ो में महिलाओं की मूर्तियां वहां से ज्यादा मिलेगी। तो पुरुष मूर्तियां ज्यादा कहाँ से मिले? आपकी हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, और यहाँ पे एक और कब्र है, एक कब्र और मिली है, अलग से मिली है, और उसको कब्र एच नाम दिया गया, कब्र एच। R37 मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले, एक कब्रिस्तान मिला है, R37 है, शवों की संख्या उसमें कितनी है? 57। और 57 शवों में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, 12 शव ऐसे हैं जिनके पास में तांबे का दर्पण भी पाया गया है। एक और कब्र मिली है जिसे क्या नाम दिया गया? अच्छा, छोटा है, ज्यादा बड़ा ये कब्र क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लगभग चीजें यहाँ पर ये सारी की सारी पूरी हो जाती है। आप इम्पॉर्टेंट है, आप एक नोट्स बनाइए और उसके बाद में अपन तुलना करके पढ़ रहे हैं किससे? बड़ी बड़ी, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, उसके बाद लोथल की जो चीजें हो गई उनसे अपन ने इसकी तुलना किया। ध्यान रखना, गेहूं और जौ के अवशेष मिले, ईंटें मिली है, लेकिन ईंटें इस तरीके से खड़ी हुई लगाई गई। बाकी सभी जगह चिनाई में ईंटें इस प्रकार लगाते हैं, गार्डन में ईंटें इस प्रकार लगाते हैं। यहाँ पर जो चबूतरे मिले उसमें मैंने बता दिया फसलों के अवशेष मिले हैं, और ओखली वहाँ पर पाई गई है। ऐसा माना गया कि जो अन्नागार है उसके पास में चबूतरे फसलों को कूटने के काम आते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन मोहनजोदड़ो की सभ्यता। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सिंध नदी जब जाती है तो सिंध नदी के दाईं तरफ, देखो अपन ने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता में बाईं तरफ पढ़ा था, और यहाँ पे कौन सी तरफ है? दाईं तरफ। यहाँ पर मान के चलते मोहनजोदड़ो, यहीं पर पास में राणा हुंडी भी मिलेगा आपको, और इसके दक्षिण में चंद्रमुंडलो नामक स्थान भी मिल जाता है। तो मोहनजोदड़ो यहाँ पर शुरुआत होती है 1922 में। 1922 में राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी यहाँ पर उत्खनन का काम करते हैं। ठीक है, ये नाम ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पर दयाराम साहनी, हड़प्पा में यहाँ पर कौन है? राखल दास बनर्जी। अब हुआ क्या, स्थान कौन सा? स्थान ये पड़ता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जिला है सिंध, और सिंध में एक जिला है, सॉरी पाकिस्तान में प्रांत है सिंध, और एक जिला है लरकाना। ठीक है, आप लोग को मैं बता दूं कि लरकाना नामक स्थान पर एक गुरु नानक साहब 1469 ईस्वी सन में वहां पर उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध के लरकाना नामक स्थान पर यह स्थान पड़ता है। इसे सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो के स्थान को क्या कहा जाता है? सिंध का नखलिस्तान, नखलिस्तान। ठीक है, अब ये जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है, ऐसा माना जाता है ये 7 बार बसी और 7 बार उजड़ी। अभी तक अपन ने जितनी सभ्यताएं पढ़ी, जैसे राजस्थान हिस्ट्री में कालीबंगा पढ़ा है, तो उनमें एक चीज देखिए कि 5 स्तर मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, कहीं 4 मिल जाएंगे। यहाँ पर इस सभ्यता के 7 स्तर पाए गए। कितने स्तर मिले हैं? 7। अच्छा, इसको मृतकों का टीला भी कहा गया है। इसका एक और नाम है, वो क्या है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ध्यान रखना, मृतकों का टीला किसे कहा गया? मोहनजोदड़ो की सभ्यता। एक फिल्म भी बन चुकी है, आप लोगों ने देखी होगी, ऋतिक रोशन वाली, तो इस चीज के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब मोहनजोदड़ो की जो स्पेशल चीजें हैं उनके बारे में अपन देखते हैं, विशेष कौन कौन सी चीजें हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट, हड़प्पा में देखा था अपन ने विशेष पॉइंट अन्नागार, और यहाँ पर विशेष पॉइंट आएगा स्नानागार। देखो, पहली बात, यहाँ का जो वही पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, लेकिन मोहनजोदड़ो सभ्यता का पश्चिमी भाग का दुर्गीकृत होने का कोई अवशेष नहीं मिलता। हाँ, नगर 2 साइड बसा हुआ, एक पूर्वी साइड और एक पश्चिमी साइड, पर जैसे हड़प्पा में दुर्गीकृत था, जैसे कालीबंगा में दुर्गीकृत है, ऐसे मोहनजोदड़ो में दुर्गीकृत होने का अवशेष नहीं मिलता। तो यहाँ का सबसे बड़ा जो क्षेत्र मिला है, जो सबसे बड़ा निर्माण मिला है, उसका नाम है स्नानागार। ये जो स्नानागार मिला है, ऐसा माना जाता है कि ये स्नानागार किसी बड़े धार्मिक विशेष प्रयोजन के लिए प्रयोग में लिया जाता होगा, क्योंकि बहुत बड़ा है ये। और जॉन मार्शल जो थे, मैंने आपको बताया था, जॉन मार्शल
मार्शल ने कहा है कि ये उस समय का आश्चर्यजनक निर्माण है। मतलब उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतने समय पहले मनुष्य के पास इतनी सारी कम सुविधाएं थी, उसके बाद उसने कोई ऐसा निर्माण किया, आश्चर्यजनक निर्माण कहा। ये जो स्नानागार है, इस स्नानागार की खास बात क्या है? मान के चलिए ये स्नानागार है, तो इस स्नानागार में दक्षिण दिशा की तरफ से और उत्तर दिशा की तरफ से, उत्तर और दक्षिण की तरफ से इस स्नानागार में आने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। ठीक है, सीढ़ियां बनी हुई उत्तर से और दक्षिण की तरफ। इसी स्नानागार के पास में सीढ़ी, ठीक है, मैं इसकी लंबाई लिख देती हूँ। इसकी लंबाई कितनी है? 39 मीटर। ठीक है, 39 मीटर इसकी लंबाई है। इसकी चौड़ाई है 23 मीटर और इसकी गहराई है 8 मीटर। 8 मीटर क्या थी इसकी गहराई, इसीलिए इसको इतना बड़ा वो माना गया। यहाँ पर इसी स्नानागार के पास में पुरोहित जो होते हैं, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति, उनके आवास के चिन्ह भी मिले। देखो सभ्यता है, अगर वहां पर स्नानागार मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ चीजें हैं, कमरे बने हुए, हो सकता है वस्त्र चेंज करने के लिए 2 तरफ बनाओ, हो सकता है एक महिलाओं के लिए बनाओ, एक पुरुषों के लिए अलग से घाट बनाओ। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक और अलग से बड़ा सा क्षेत्र बनाओ। हो सकता है माना गया कि यहाँ पे पुरोहित रहता होगा और यहाँ पर पूजा पाठ का कोई धार्मिक कार्य विशेष रूप से किया जाए। तो मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला 7 बार बसा। 1922 दास बनर्जी ने यहाँ पर उत्खनन, और यहाँ का सबसे बड़ा जो पॉइंट माना जाता है वो क्या है? स्नानागार। पुरोहित आवास भी यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अन्नागार भी मिलता है यहाँ पर, ऐसा नहीं अन्नागार नहीं मिलता। यहाँ पर एक अन्नागार भी मिलता है, और अन्नागार में अपन ने हड़प्पा में पढ़ा, अलग अलग जगह बनी हुई है, चबूतरे, वो चीजें नहीं मिली। एक अन्नागार बहुत बड़ा मिला है, अन्नागार बड़ा, और ये अन्नागार सबसे बड़ा है। मतलब एक है लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या में मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजों के अंदाजे लगाए गए। जैसे मैंने कहा दुर्गीकृत नहीं था, दुर्गीकृत नहीं था, इसका मतलब यहाँ पर व्यवस्था कैसी रही होगी? संभवतः यहाँ पर राजतंत्र की जगह जनतंत्रात्मक व्यवस्था रही होगी। ये केवल अंदाजा है, राजतंत्र की जगह जनतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ पर रही होगी। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। एक चीज और बता देती हूँ, जो सड़कें हैं वो ग्रिड पैटर्न पर, इसे बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। सड़कें किस प्रकार की? ग्रिड, एक दूसरे को समूह पर। विश्व में ऐसा शहर माना जाता है पेरिस, और राजस्थान में ऐसा महत्वपूर्ण शहर माना जाता है आपका जयपुर। जयपुर में गलता जी में सूर्य मंदिर बना हुआ, और सूर्य मंदिर से अगर जाकर के आप जयपुर की सड़कों को तक देखोगे तो जहां तक आपकी नजर जाती है वहां तक आपको सड़कें नजर आती है, समकोण पर काटती है जो जयपुर बसा हुआ है। ठीक है, तो सड़कें एक दूसरे को कौन से पैटर्न पर काटती है? ग्रिड पैटर्न पर। जो घर है, जो घर बनाए जाते हैं, मान के चलो ये घर है, पीछे की तरफ ये गलियां हैं, तो घरों के दरवाजे जो थे वो प्रवेश करने के लिए जो होते थे वो गली की तरफ से होते थे। जैसे मान लीजिए वर्तमान में जो घर बनाया, और वर्तमान में घर जो बनाया जाता है उसमें सामने दरवाजा होता है, यहीं से कोई व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। यहाँ पर सामने दरवाजा नहीं है, दरवाजा किधर की तरफ है? गली की तरफ, या फिर जो पूरा घर है उसके कोने की तरफ। बीच में घरों के दरवाजे यहाँ पर नहीं बनाए जाते थे। नालियों की व्यवस्था यहाँ पे पानी की निकासी के लिए। ईंटें जो थी वो कैसे प्रयोग में लेते थे? पक्की। ठीक है, कच्ची ईंटें प्रयोग में नहीं लेते थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग होता है, पक्की ईंटों का प्रयोग होगा। ठीक है, नालियों की जल निकासी की यहाँ पर व्यवस्था होती थी, सार्वजनिक व्यवस्था होती थी, पिठोर गड्ढे भी बनाए गए जाते थे ताकि अगर उनमें कोई कचरा भर जाए तो उसको अलग से निकाला जाए। इसका मतलब ये नगरीय क्रांति, यानी कि कैसे अवशेष थे? नगरों के। पकाने के जो भट्टे होते हैं, कुम्हारों के द्वारा जो बर्तन पकाने के भट्टे होते हैं, ईंटों के पकाने के भट्टे, 6 भट्टों के अवशेष मिले। कितने भट्टों के अवशेष मिले? 6। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है बहुत ज्यादा, यहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले, सूती कपड़े के साक्ष्य। ये जो सूती कपड़े के साक्ष्य मिले ये 2 जगह से, 2 तरीके से मिले। एक तो चांदी के बर्तन में मिला, एक तांबे के पास तांबे के बर्तन में मिला। चांदी वाला ज्यादा सामान्य किताबों में मिलता नहीं, ध्यान रखना। चांदी के बर्तन
में सूती के कपड़े के साक्ष्य मिले और तांबे के बर्तन में भी सूती कपड़े के साक्ष्य मिले। गले हुए तांबे के ढेर मिले, गले हुए तांबे के ढेर मिले, ठीक है। तांबा है, गल गया है जी, वो चीज मिले। स्केल मिला है, फुट्टा मिला है, सीपी का स्केल। तो हड़प्पा में हमको किस चीज का स्केल मिला था? हड़प्पा में हमको स्केल मिला है पीतल का, और यहाँ पर स्केल किसका मिला है? तांबे का, ठीक है। कपाल खंड मिला है, कपाल खोपड़ी हाथी का। किसका कपाल खंड मिला है? हाथी का कपाल खंड मिला है, ठीक है। ये ध्यान रखना, हाथी का क्या मिला है? कपाल खंड। एक बंदर की पेंटिंग, चित्रण मिला है और जो चमक रहा है, ऐसे 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 उसको धूप में थोड़ा सा चमकीली मिट्टी का हो सकता है, तो बंदर का चमकता हुआ चित्रण यहाँ से प्राप्त हुआ। बंदर का चमकता हुआ चित्रण यहाँ से प्राप्त हुआ। ध्यान रखना ये वाली बात कि बंदर का चित्रण यहाँ से हमको मिला है। एक और इम्पोर्टेंट चीज मिली है यहाँ से, एक मूर्ति मिली है, शेर खड़ी की बनी हुई है, सबसे ज्यादा फेमस। आप लोगों ने कभी पुराने राजीव गांधी की पुरानी वाली फोटो या राजनीतिक काल में आने वाली फोटो देखी हो, उसमें एक चीज होती है, राजीव गांधी शॉल को लेते हैं, पुरुषों में सामान्य थे, और उस शॉल को अपना जो सीधा हाथ है, सीधे हाथ के बगल से यूं करके यूं ओढ़ लिया जाता है, ठीक है। वो उस समय जो शेर खड़ी की मूर्ति मिली है, उस मूर्ति में जो शॉल का डिजाइन है बिल्कुल उसी प्रकार से, जो दाया कंधा है उसके नीचे से लेकर के और अपने राजा राममोहन राय जब आप देखोगे उनका फोटो, उनमें भी इस तरीके से शॉल ओढ़ने का फैशन। तो वो जो शॉल है, शैल खड़ी की क्या मिली? योगी की मूर्ति, शैल खड़ी की योगी की मूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खूब एग्जाम में पूछा गया। योगी की मूर्ति मिली, ठीक है। ये जो मूर्ति मिली इसमें शॉल ओढ़ी हुई है, शॉल में 3 पत्तियां ऐसे बनी हुई है, देखो ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे, इसको बोला गया 3 पत्तियां आकार या डिजाइन, 3 पत्तियां डिजाइन। तो शॉल पर कैसा डिजाइन बना हुआ, ठीक है, 3 पत्तियां। अब जो योगी है उस पर दाढ़ी भी दिखाई हुई है। अब दाढ़ी कैसे बना? उसकी मूर्ति में दाढ़ी जो छेद होता है उस पर लाइनें खींची हुई है, ऐसे 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 लाइनें खींच के उसकी दाढ़ी बनाने का प्रयास किया गया। जैसे मान के चलो ये किसी की ठोड़ी है और उस ठोड़ी पर ऐसे ऐसे लाइनें खींची हुई है, तो दाढ़ी युक्त मूर्ति की योगी की मूर्ति है। कैसी है? दाढ़ी। अब ये जो योगी है इसकी आंखें बंद है, साहब बाबा रामदेव की तरह योग कर रहा होगा। अब योगी की मूर्ति की आंखें बंद है, और जब आंखें बंद है तो उसका हल्का सा ध्यान नाक पर लगा हुआ है, तो नासिका के अग्र भाग पर उसका ध्यान केंद्रित है, ऐसा माना जाता है। नासिका यानी नाक के अग्र भाग पर, यानी आगे वाले हिस्से पर, अग्र भाग पर उस योगी का ध्यान केंद्रित है, उस योगी का ध्यान केंद्रित है। कौन से भाग पर? नासिका के अग्र भाग पर, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नासिका के अग्र भाग पर उसका होगा। अब यहाँ से एक चीज इस मूर्ति में है, इस मूर्ति में जो पुरुष है उसके बाल बांधे हुए पीछे से, सामान्यतः तो पुरुष चोटी नहीं रखते, तो यहाँ पर बाल उसके बांधे हुए, ठीक है। तो योगी के बाल बंधे हुए, ठीक है। अब एक लेखक हुए A.L. वाशम। A.L. वाशम ने किताब लिखी है वंडर दैट वाज इंडिया, ठीक है। तो A.L. वाशम कहेंगे कि ये भारतीय व्यक्ति नहीं है, ये यूनानी व्यक्ति है। A.L. वाशम ने कहा है कि ये जो योगी है 3 पत्तियां शॉल जिसने ओढ़ रखी है, ये भारतीय व्यक्ति नहीं है, कहाँ का व्यक्ति है? यूनानी व्यक्ति, ठीक है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एक योगी की मूर्ति मिली है, शैल खड़ी की मूर्ति है, 3 पत्तियां शॉल ओढ़ा हुआ है, ध्यान उसका नाक पे लगा हुआ है, आधा धड़ इसका, ठीक है। पूरी मूर्ति ये नहीं मिली है। अब एक पशुपति शिव की मूर्ति मानी जाती है, मोहर है, पशुपति शिव की मोहर मिली है, ठीक है। अब ये पशुपति शिव की मोहर से सामने का लगाएंगे, कह नहीं सकते कंफर्म कि पशुपति शिव ही है या क्या है, लेकिन जिस हिसाब से वो व्यक्ति इस मोहर में क्या है, चबूतरे पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसका एक पैर चबूतरे के ऊपर है, दूसरा पैर चबूतरे से नीचे लटका हुआ है, ठीक है। उसके पास में जानवर चल रहा है और उसके सिर पर एक छोटा सा ताज बना हुआ है, इस तरीके से। तो इसे एक श्रृंगी पशुपति शिव से
पशुपति शिव से इसकी तुलना की है। ठीक है, अब खास बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम लोग एक चीज देखते हैं यहाँ से वृषभ यानी कि बैल, बैल की मूर्ति और बैल के चित्र मिल जाते हैं, लेकिन ये जो पशुपति शिव की मोहर है इस पर बैल का कोई अंकन नहीं मिला है। ठीक है, मेरे पास साक्ष्य है, आपको अगर डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। पशुपति शिव की मोहर पर इस पर वृषभ यानी कि बैल का अंकन नहीं है, बैल का अंकन नहीं है। वैसे कहीं और से बैल का चित्र मिला है, वो मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, केवल मोर पर नहीं है, वैसे वृषभ का अंकन मिला है। वृषभ यानी बैल का अंकन अन्य स्थानों से मिला है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, अन्य स्थानों से वृषभ का अंकन मिला है। ठीक है, अब एक मूर्ति मिली है, तांबे की मिली है, तांबे की, उसको कहा गया नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी की क्या मिली है? मूर्ति तांबे की, चूड़ियां पहन रखी है, एक हाथ में उसने चूड़ियां पहन रखी है, कमर पर हाथ है, और उस मूर्ति को कहा गया कि शायद ये तांबे की, वो नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, एक हाथ में 4 चूड़ियां हैं और दूसरे हाथ में लगभग 14 चूड़ियां, ज्यादा भी हो सकती है, कम ज्यादा जो भी, खूब सारी चूड़ियां मिल रही। ठीक है, दायां हाथ उस नर्तकी का कमर पर रखा हुआ है। ठीक है, जो राइट हैंड साइड है उसने कमर पर रखा हुआ है, तांबे की मूर्ति है, एक हाथ में उसके 4 चूड़ियां हैं और दूसरे हाथ में खूब सारी चूड़ियां मिली है। तो इससे ये अंदाजा लगाया गया कि शादी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक डांसिंग गर्ल जो है उसकी मूर्ति यहाँ पर बनी। जल्दी से आपसे आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मोहरे मिली है खूब सारी, ये तांबे की नर्तकी नहीं है, मेरी गलती है, कांसे की नर्तकी है। ठीक है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांसे की नर्तकी। ठीक है, देखते ना आप लोग और चीजें देखते रहना, क्लियर है ये चीज। अब आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ से पशुपति शिव की जो मैंने बात करी है, जो मूर्ति मिली है जिस पर वृषभ का अंकन नहीं है, उसके पास से ही कुछ यहाँ से मोहरे प्राप्त हुई है। मोहरे जैसे स्टैम्प जिसे बोलते हैं, मोहरे स्टैम्प यहाँ से प्राप्त हुई, जिनकी संख्या 1398 है, 1398 मोहरे यहाँ से प्राप्त हुई। तो मोहनजोदड़ो सभ्यता से सबसे अधिक मोहरे प्राप्त हुए, सर्वाधिक मोहरे यहाँ से प्राप्त हुई। कुछ तो बटन जैसे आकार की, कैसे आकार के? बटन जैसे आकार की, छोटी है, बड़ी है, सब तरह की है जी। अब इस वजह से, मतलब इतनी अच्छी मोहरे भी हैं, तो इस वजह से ऐसा माना जाता है कि जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है ये कैसी सभ्यता रही होगी? नगरीय सभ्यता, या इसे नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। नगरों का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? ठीक है, जहाँ पर पानी की व्यवस्था हो, आज के समय में बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, आज के समय में इसे मानते हैं। ठीक, उस समय बिजली तो थी नहीं, सड़क को माना, सड़क बना रखी है, पानी की व्यवस्था संभव है, इसे क्या कहते हैं? नगरीय क्रांति। दूसरी नगरीय क्रांति कौन सी होगी? तो वैदिक काल को नहीं माना जाएगा, ऋग्वेद को नहीं माना जाएगा, महाजनपद काल, जब जनपद काल शुरू होता है तो उसे भी दूसरी नगरीय क्रांति माना जाता है। भारत में पहली नगरीय क्रांति किसे माना जाता है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्तर मिले हैं 7 स्तर, इन 7 स्तरों में जो अंतिम स्तर है, यानी कि जो 7वां स्तर है, इस स्तर के पास से 42 नर कंकाल मिले, नर कंकाल। अब ये नर कंकाल है यानी कि पुरुषों के हैं। ठीक है, अब अगर एक व्यक्ति है KUR कैनेडी, और KUR कैनेडी ने यहाँ पर सर्वेक्षण किया और उन्होंने कहा कि सारे के सारे किससे मरे? मलेरिया से। ठीक है, तथ्य है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन को ध्यान रखना भी पड़ेगा। तो KUR कैनेडी, KUR कैनेडी ने कहा है ये जो 42 शव मिले हैं, इनके मरने के संकेत मलेरिया के हो सकते हैं। कौन सी बीमारी से मरे हैं ये लोग? मलेरिया से। ठीक है, लेकिन ठीक है, पता नहीं
केवल पुरुष ही क्यों मरे कैसे, महिलाओं के शब्द नहीं मिले, हो सकते, ठीक है। तो ये अस्त व्यस्त मिले, ऐसे नहीं मिले कि सांप दफना रखे एक जगह, अस्त व्यस्त मिले, ठीक है। मोहनजोदड़ो से ध्यान रखना, कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ पर किसका साक्ष्य नहीं मिला है, कब्रिस्तान का। शव ऐसे है अस्त व्यस्त दफनाए हुए, एकदम पर्टिकुलर कोई क्षेत्र नहीं मिला जहाँ से कोई विशेष रूप से शवों को दफनाया गया, ठीक है। छत मिली है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ठीक है। छत मिली है, लकड़ी की बनी हुई छत है, तो लकड़ी की छतों के अवशेष हैं, छत, लकड़ी की छत, लकड़ी की छत के अवशेष में, ठीक है। लकड़ी की छत बनती थी पहले और उसमें जो शहतीर और कुछ चीजों को बनाया जाता था, लकड़ी की छत खूब बनती थी पहले। एक मनके मिले हैं, मनका होता है मोती, और एक ऐसा मनका है जिसमें 3 बंदर मिले, 3 बंदरों की छाप मिली है, 3 बंदरों की छाप, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे लटकी में से पशुपतिनाथ के शिव और जो योगी की मूर्ति, इनमें से हर बार सवाल आता है मोहनजोदड़ो से, लेकिन ये बंदर वाला भी आप थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है और पूछा जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, गलियों का प्रवेश द्वार मैंने आपको बता दिया। एक और इम्पोर्टेंट चीज, सिलबट्टा, जो मसाला पीसने के काम आता है, घर में, गाँव में आज भी काम में लिया जाता है। और आजकल वापस गांव की चीजें फैशन मारी, मिट्टी का कुकर, सिलबट्टे पे चटनी बनाना, ये चीज, और वास्तव में चीज अलग है। तो यहाँ से सिलबट्टा मिला है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक तराजू मिला है बस तोलने के लिए, लेकिन ये तराजू मिट्टी का बना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी का तराजू यहाँ से कैसे चल जाएगा, ठीक है। मैंने आपको जातियां पढ़ाई थी, जातियां ये नहीं सरनेम वाली जातियां नहीं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड का केशर, ये पढ़ाया था। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज मिली है, स्टार लगा के लिखना, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और काकेशस जाति के लोगों के 3 सिर मिले, ठीक है। अब इससे कुछ भी अंदाजा लगा सकते हो, ये लोग यहाँ आए होंगे, आक्रमण किया होगा, पराजित हो गए होंगे, या फिर इन्हें बंदी बना के लाया गया होगा, या फिर गलती से रास्ता भूल गए होंगे, इनकी बलि दे दी गई होगी, कुछ भी अंदाजा आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आप मोहनजोदड़ो, ये सभ्यता मैंने आपको बताई, सारे पॉइंट्स बना के, नोट्स बना के, बच्चे प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताओगे आप लोग पढ़ रहे हो। अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हो तो ये मेरी मेहनत बेकार है, अगर एक भी पढ़ रहा है ढंग से तो ये मेहनत स्वीकार है, ठीक है। अब चैनल के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, आप लोग कोशिश करके और कुछ इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये हमारा स्टेटमेंट है, हर वीडियो में हम लोग कहेंगे, आप लोग स्किप कर दोगे, कोई ऐसी वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करो मैक्सिमम लोगों, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो मैक्सिमम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्लास की कंटिन्यूटी बनाओ, रेगुलरिटी बनाओ, अलग से रजिस्टर बनाओ, केवल बेड पे पड़े पड़े सोफे पे लेटे लेटे वीडियो मत देखना, टेबल पे जाओ, नोट्स बनाओ, लिखना शुरू करो और उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। इसी से समझ में आएगा, वरना ये दुनिया का सबसे नीयरेस्ट टॉपिक है। अब इसको अगर आपको पढ़ना है, चीजों को याद करना है तो बड़ा भारी काम लगेगा। टॉपिक में फैक्ट मैंने दुनिया भर के आपको बता दिए, तो एसएससी या किसी भी एग्जाम में सवाल आएगा ही आएगा आपके। अगर आपको नौकरी चाहिए तो फिर आपको कोशिश करें। मैं एक फैक्ट आपको छोटा सा बताती हूँ। फैक्ट क्या है कि ये स्क्रीनशॉट आप लीजिए, ठीक है। फैक्ट क्या है कि हर साल 10वीं 12वीं के एग्जाम होते हैं, मोटा मोटी बात कर रहे हैं थोड़ी सी। जब भी 10th का एग्जाम होता है और 12th का एग्जाम होता है, कुछ कंपटीशन ऐसे हैं आरएस और आईएएस को छोड़ के सारे लगभग जिनमें 12th पास व्यक्ति एग्जाम दे सकते हैं, चाहे एसएससी जीडी का हो, एसएससी क्लर्क का हो, या फिर और कोई आरपीडीपी का हो। अब 12th में राजस्थान में अगर हम बात करें, मोटा मोटी बात करें, 1 लाख स्टूडेंट है जो एग्जाम क्लियर करते हैं। इस 1 लाख स्टूडेंट में से वर्तमान में 10,000 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए। अब देखना, जब रिजल्ट आता है तो प्रत्येक जिले का व्यक्ति कम से कम 100-200 फोटो अखबार में, दैनिक भास्कर में तो आते रहते हैं, हर स्कूल 50 बच्चों का फोटो दे देता है। तो 10,000 बच्चे ऐसे हैं जो टॉप करते हैं, ठीक है। टॉप का मतलब, मेरा कहने का मतलब 80 से 90%। अब यहाँ पर एक चीज है, 90,000 बच्चों को हमने मान लिया कि ये 80% से लेस
लेकिन जब कंपटीशन देने जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे जिनके 80% से नंबर कम थे वो भी नौकरी करते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम ये बच्चे तो किसी ना किसी नौकरी को नहीं लेते हैं, ठीक है। अब वो बच्चा जो पहले नहीं पढ़ा था, इसका मतलब वो भी पढ़ के आगे नौकरी के लिए कंपटीशन में आपको टफ कंपटीशन दे रहे हैं। वो बच्चा जो पहले से पढ़ रहा था वो तो कंपटीशन टफ दे ही रहे हैं आपको। अब इस दोनों कंडीशन में अगर आप लोग अब भी नहीं पढ़ रहे हो तो ना तो आप यहाँ ना यहाँ, ये लोग आपको आगे नहीं निकलने देंगे। और अगर आप वीडियो केवल वैसे देख रहे हो तो फिर आप गलतफहमी निकाल दो कि सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। पढ़ाई करनी है, ढंग से करनी है। यहाँ से भी कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो बहुत सारे बच्चे को शुरू में हम करके बताएंगे, लेकिन वही एक बात है कि इच्छा शक्ति एक होती है मजबूत और एक होती है कमजोर। कमजोर इच्छा शक्ति में वही मैं फिर से बताऊंगी आपको, चाहते सब है, सब चाह रहे हैं कि ये कर लेंगे, लेकिन इस मजबूत इच्छा शक्ति में आने के लिए उठना पड़ता है, टेबल पे पेपर पेन लेकर के बैठना पड़ता है, लिखना पड़ता है चीज़ों को और उस काम को डेली करना पड़ता है। अक्षय कुमार का एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है, सोचते सब है करते कुछ है, डेली तो बहुत ही कम लोग करते हैं, और जो प्रतिदिन कर लेते हैं उस चीज़ को वो उनका एक सक्सेस, ठीक है। अब प्रत्येक व्यक्ति की इस चीज़ में नहीं जाऊंगी मैं कि सक्सेस के मायने क्या है, अलग अलग है, नहीं, इस चीज़ की मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन फिर अगर आपको अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना है जो आपको चाहिए, तो जो सोचा है मजबूती से डेली करना है, उठो, पेपर पेन लो, लिखो और उस चीज़ में आओ, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। चैनल आप लोगों की जिम्मेदारी सब्सक्राइब करवाने की, आसपास जितने भी लोग उनसे सब्सक्राइब स्टूडेंट्स को आप मैसेज करें, शेयर करें। फेसबुक पे जो भी लोग मेरे पोस्ट को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, थैंक यू उन सभी लोगों के लिए। बस अगर आप थोड़ा सा भी करते हैं कि चीज़ें सही है तो आगे शेयर कर दीजिए, और उस शेयर करने के लिए आपका